हेलो स्टूडेंट्स, आज वर्ल्ड आर्ट डे है तो हम इंडिया के कुछ आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन फोक पेंटिंग्स आज का हमारा टॉपिक है। जैसे इंडिया के हर एक पार्ट में अपना खुद का एक फोक म्यूज़िक होता है, फोक डांस होता है, वैसे ही इंडिया के हर एक स्टेट में हर एक पार्ट में अपना खुद का एक पेंटिंग स्टाइल होता है। उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पेंटिंग स्टाइल्स कौन सी है, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो फोक पेंटिंग्स इन इंडिया ये कुछ इस प्रकार है। कुछ फेमस फोक पेंटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स, पटचित्र, पटुआ आर्ट, कालीघाट पेंटिंग, पेटकार पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, वारली पेंटिंग, थंगका पेंटिंग और मंजूसा पेंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबनी चित्रकला। यह चित्रकला परंपरागत रूप से बिहार में एक ज़िला है, वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा की जाती है। उसे हम मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जानते हैं। चित्रों का जो विषय होता है वो समान रूप से कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी तथा शिव सहित हिंदुओं के धार्मिक रूपांकनों से प्रेरित होता है। ये जो मधुबनी चित्रकला है, उस पेंटिंग में अलग अलग फिगर्स का उपयोग किया जाता है और उसका कुछ मीनिंग भी होता है। ठीक है, तो जैसे मछली का वहाँ पे चित्र किया गया है, तो मछली सौभाग्य का प्रतीक है। और ऐसी चित्रकारी को जो मधुबनी चित्रकला है उसे शुभ अवसरों पर की जाती है, जैसे विवाह, जन्म, त्योहार आदि में ये पेंटिंग्स की जाती है। और ये जो पेंटिंग्स हैं, जो मधुबनी चित्रकला में जो कलर्स हम यूज़ करते हैं, वो जो पेंटिंग्स है वो नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं। इसमें कोई छाया प्रभाव नहीं होने के कारण ये चित्रकारी 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, इसमें कोई शेडिंग नहीं होता, इसके लिए ये 3D नहीं होती, 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, 2D होती है। ये जो पेंटिंग्स है, पहले गाय के गोबर तथा मिट्टी के लेप दीवार पर करते थे, उसके ऊपर ये नेचुरल रंगों से ये पेंटिंग्स की जाती थी। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे उसका स्टाइल्स सारी चेंज हो गई। अब ये पेंटिंग्स हैंडमेड पेपर, क्लॉथ एंड कैनवास पे की जाती है और कलर्स अभी भी वही यूज़ होते हैं जो नेचुरल कलर होते हैं वो। अब ये जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो पता कैसे चलेगा, हमें पहचाननी कैसे कि ये मधुबनी पेंटिंग्स है। तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पेंटिंग्स की जो बॉर्डर होती है वो डबल लाइन बॉर्डर होती है, उसमें बोल्ड कलर यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ब्राइट कलर और पैटर्न्स होते हैं, जैसे फूल, पत्तियाँ, कोई भी स्पेसिंग नहीं होता और पूरा फिलअप करते हैं जैसे फूल, पत्तियाँ। तो आप ये जो मैंने फीचर्स बताए उससे आप पहचान सकते हो कि ये मधुबनी पेंटिंग्स है। तो ये हमने बात की इंडिया की पहली फोक पेंटिंग्स के बारे में, जो है मधुबनी पेंटिंग्स। अब हम बात करें पटचित्र। जो हमारे दूसरा फोक पेंटिंग्स है वो है पटचित्र। तो पटचित्र है वो ओडिशा की परंपरागत चित्र शैली है। अब हम बात करेंगे पटचित्र। तो पटचित्र का जो पट है और चित्र है, जो पट है वो संस्कृत शब्द है। पट का मतलब होता है कपड़ा, कैनवास, और चित्र का मतलब होता है पेंटिंग्स। तो ऐसे उसका नाम है पटचित्र। मतलब ये जो चित्र है वो कैनवास या फिर कपड़े पे किया जाता है। ये जो पटचित्र है उसमें ओडिशा के जो क्लासिकल फोक एलिमेंट्स है वो बहुत देखने को मिलते हैं। तो पटचित्र में उसका प्रभाव होता है, उसमें ओडिशा के क्लासिक फोक एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। और ये पेंटिंग बनाने में पेंसिल या फिर चारकोल का उपयोग नहीं किया जाता,
अदर देन यूज़ करने में जो आउटलाइन के लिए यूज़ करते हैं वो ब्रश यूज़ करते हैं। तो ब्रश रेड या फिर येलो कलर से उसको बॉर्डर करते हैं, मतलब जो ड्राइंग है वो ब्रश से करते हैं, उसमें पेंसिल या चारकोल का यूज़ नहीं करते हैं। ये जो पेंटिंग्स है पटचित्र वो बहुत डेकोरेटिव होती है, मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो ऐसे फूल, फ्लावर्स, लीव्स उससे इतना अच्छे से ये डेकोरेट करते हैं, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा ये पटचित्र है। अब ये चित्र का विषय क्या होता है? इन चित्रों के विषय जगन्नाथ तथा वैष्णव पंथों से तथा शक्ति और शिव मत से प्रेरित होते हैं। और ओडिशा में एक जगह है रघुराजपुर, वहाँ में ये कला काफ़ी अभी भी देखी जाती है और फेमस है। पटचित्र आपको वहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे। पटचित्र में हमने देखा कि वो कपड़े पे किया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन वही पटचित्र अगर जो पाम लीव्स है उसको जॉइंट करके किया जाता है, ठीक है, खजूर की पत्तियाँ उसके ऊपर अगर बनाया जाता है तो उसे कहते हैं ताल पट्टचित्र के नाम से उसे जानते हैं। पटचित्र के बाद हम बात करेंगे दूसरे आर्ट फॉर्म की, जिसे कहते हैं पटुआ आर्ट। अब ये पटुआ कला कहाँ की है? तो ये पटुआ कला है बंगाल की कला है, बंगाल में ये देखने को मिलती है। और ये आज की कला नहीं है, ये कम से कम 1000 साल पुरानी है, ठीक है, 1000 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो चित्रकारी है वो बंगाल में, जैसे हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है, तो स्टोरी बोलते हैं और उसको समझाते हैं, तो वो स्टोरी बोलते बोलते वो पेंटिंग्स भी करते हैं। तो ऐसा लंबा क्लॉथ होता है और उस पे पूरी स्टोरी वो लोग पेंट करते हैं, ठीक है, तो वो स्टोरी दिखा के और फिर उसके बारे में बताते हैं। अभी धीरे धीरे जो चेंज हुआ, तो अब इन्हें जो पेपर्स होते हैं वो एक साथ जोड़ के शीट बना के और पोस्टर कलर से भी किया जाता है। बंगाल में ज़्यादातर पटुआ बोलते हैं उसको, ठीक है, पटुआ कला जो है वो वहाँ के जो कलाकार है वो मिदनापुर ज़िले से आते हैं। तो पटुआ आर्ट के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे दूसरी पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है, पेंटिंग स्टाइल के बारे में, और वो है काली घाट पेंटिंग्स। अब ये जो काली घाट पेंटिंग है वो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता के बदलते शहरी समाज का उत्पादन है। मतलब जब अंग्रेज थे हमारे वहाँ पे, कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश कैपिटल था, ठीक है, उस समय। तो वहाँ पे जब अंग्रेज आए तो उस समय जो गांव में जो लोग रहते थे वो कलकत्ता आए, और कलकत्ता में जो काली घाट टेम्पल है वहाँ पे आजू बाजू वो लोग रहने लगे, मतलब वहाँ पे उन्होंने घर लिया और वहाँ पे रहने लगे, और वहाँ पे उन्होंने ये चित्रकारी का निर्माण किया, ठीक है। तो इसके लिए ये चित्रकारी को काली घाट चित्रकारी कहते। तो ऐसे वो जो आए थे उन्होंने काली घाट पेंटिंग्स का निर्माण करना शुरू किया, और ये जो पेंटिंग्स है वो वाटर कलर से किया जाता था। और जो मिल जो होती थी, पेपर मिल, वो जो पेपर आते थे उसके ऊपर ब्रश से ये पेंटिंग्स किए जाते हैं। और जो ब्रश जो होते थे वो स्क्विरल हेयर, ठीक है, स्क्विरल हेयर, काऊ हेयर, उसके जो हेयर आते हैं उससे वो लोग ब्रश बनाते हैं और उसी से वो लोग पेंटिंग करते थे। ये जो काली घाट पेंटिंग है उसका विषय भी धार्मिक टिप्पणियों, विशेष रूप से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही होता था। पर जैसे समय गुजरता गया वैसे इसका इस्तेमाल सामाजिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाने लगा, ठीक है, सोशल सेंटिमेंट्स, जैसे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो सब पेंटिंग्स में दिखाने लगे। अब हम काली घाट के बाद दूसरे पेंटिंग फॉर्म की बात करेंगे जो है पटकार पेंटिंग्स। तो ये जो पटकार पेंटिंग्स है इन्हें झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और ये पेंटिंग स्टाइल भी कई हज़ारों साल से बनाते आ रहे हैं हमारे जो कलाकार है झारखंड के। इसका जो विषय है
दान देने, यज्ञ संपन्न कराने इत्यादि सामाजिक और धार्मिक रीतियों से इसका संबंध है। और बेसिकली चित्रकारी के इस पुराने रूप का सांस्कृतिक संबंध माँ मनसा से है, जो बंगाली घर परिवार की सर्वाधिक लोकप्रिय देवियों में से एक है। इसका असर पेटकार चित्रकारी में देखने को मिलता है। अब इसका जो कॉमन जो सब्जेक्ट है, जैसा विषय है, वो क्या होता है, तो इसमें दिखाया जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। ये जो कला है वो भी एक प्राचीन कला है, पर अभी इसका ज़्यादा निरंतर पतन के कारण यह विलुप्त, मतलब यह अभी इतना देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी पटकार्स पेंटिंग, ठीक है, जो पेटकार पेंटिंग से। उसके बाद हम बात करेंगे कलमकारी चित्रकला। अब ये जो कलमकारी शब्द है वो कहाँ से आया, ठीक है, तो इस नाम की जो उत्पत्ति है कलम शब्द से हुई है, ठीक है। कलम का मतलब आप लोग सब जानते हैं पेन। तो ये जो चित्रकला है वो पेन से किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये चित्रकारी को कलमकारी चित्रकला हम बोलते हैं। इसमें जो पेन यूज़ होता है वो बाम्बू स्टिक यूज़ होता है, और बाम्बू को थोड़ा शार्प पॉइंटेड बाम्बू यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग्स है, कलमकारी पेंटिंग्स, उसका जो बेस होता है, जो सरफेस, वो होता है कॉटन फैब्रिक, ठीक है, सूती वस्त्र जिसको हम बोलते हैं। और इसमें भी जो कलर्स होते हैं वो रंग वनस्पति, मतलब नेचुरल कलर होते हैं, ठीक है। वनस्पति जैसे उसमें से बनाते हैं, ये एकदम नेचुरल कलर इसमें यूज़ होते हैं। अभी ये जो चित्रकारी है वो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो इस कला के मुख्य केंद्र है आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम। ये दोनों जगह पे ये इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा की जाती है, इसके लिए अभी भी ये कला वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और ये जो श्रीकालाहस्ती है उसके कलाकार जो सुंदर पर्दे निर्मित करते हैं, ठीक है, वॉल हैंगिंग्स, वो इतने खूबसूरत होते हैं कि अभी भी उनकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये कलमकारी जो चित्रकला है वो जो ड्रॉ करते हैं तो उसे फ्री हैंडली ड्रॉ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे स्केलिंग कर दिया कि कुछ ट्रेस कर दिया, ऐसे नहीं, वो लोग फ्री हैंडली ड्रॉ करते हैं उसको। ये जो कलमकारी पेंटिंग है तो मछलीपट्टनम के कलाकार जो है ना वो विभिन्न फिगर्स का इसमें उपयोग करते हैं, जैसे रथ के पहिए, कमल का फूल, जंतुओं, पुष्पों, पत्तियों, ऐसे आदि फिगर्स का ये जो पेंटिंग है उसमें ये लोग प्रयोग करते हैं। अब कलमकारी पेंटिंग्स के बाद हम बात करेंगे वर्ली पेंटिंग्स। इस चित्रकारी का जो नाम है वो 2500 या 3000 ईसा पूर्व ये इस चित्रकारी का परंपरा का वहन करने वाले लोग जो है उनसे पढ़ा है। तो जो ये चित्रकला जिन्होंने आगे बढ़ाई उनके नाम से ही ये नाम पड़ा है वर्ली पेंटिंग। उनका नाम था वर्ली, कहा जाता था उन लोगों को, वर्ली पीपल कहा जाता था। तो उनके नाम पर से ही ये पेंटिंग्स को नाम दिया गया है वर्ली चित्रकारी। अब ये जो वर्ली पेंटिंग्स है वो गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर ये लोग रहते थे, तो उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और आगे बढ़ाया। अभी वर्ली पेंटिंग्स के जो विषय है, जैसे एक चौक दिखाया जाता है, मछली मारने का सीन हो, शिकार करने का सीन हो, खेती, नृत्य, जंतु, वृक्ष तथा त्योहारों आदि का प्रदर्शन करने वाले दृश्यों को इसमें दिखाया जाता है। ये जो पारंपरिक चित्रकला है उसमें बहुत बेसिक्स के शेप्स का उपयोग करते हैं। जैसे क्रिएट करने में आपने वार्ली पेंटिंग देखा होगा, उसमें ट्रायंगल, ठीक है, रेक्ट, स्क्वायर, ठीक है, वैसे शेप्स का ही यूज़ करते हैं। अभी ये जो चित्रकला है वो उन्होंने ये आकार डिसाइड कैसे किया, वो प्रेरित कैसे हुए, तो जैसे चंद्र होता है तो वो सर्कल होता है, जैसे पहाड़ होते हैं, ठीक है, पेड़, पत्तियाँ, जो पत्तियाँ होती है उनका शेप, जैसे नेचर के सारे शेप्स को देख के वो सारे शेप्स को उन्होंने
ज्योमेट्री में कन्वर्ट करके ये सारे आर्ट फॉर्म जो वो क्रिएट करे। ठीक है, तो ऐसे वो पेंटिंग्स के जो शेप्स है वो ऐसे ये लोग हैं जो ट्रेडिशनल लोग हैं, उन्होंने ये सब क्रिएट किए हैं। और ये जो पेंटिंग है उसका जो आधार मतलब जो सरफेस होता है वो है मिट्टी, फिर गोबर, उसका सब मिक्स करके वो दीवार पे लगाया जाता है। और जो लाल रंग का गेरू आता है, ठीक है, वो गेरू उस पर लगा के उसके ऊपर ये सब वाइट कलर से ये सारी जो चित्रकारी है वो की जाती है। और ये जो चित्रकारी है वो कब की जाती है, तो जब कोई शुभ प्रसंग होता है, जैसे विवाह है, जब वो लोग फसल काटने जाते हैं, ऐसे शुभ अवसरों पर ये चित्रकारी की जाती थी। तो ये पेंटिंग स्टाइल भी दूसरे पेंटिंग्स के जैसे इसमें भी समय जाते चेंज आया है। और अभी ये जो पेंटिंग्स है वो कपड़े पे या फिर पेपर पे और लाल या फिर डार्क कलर करके उसे पोस्टर रंगों से किया जाता है। तो वर्ली चित्रकारी के बाद हम बात करेंगे थंगका चित्रकारी के बारे में। ठीक है, जो थंगका पेंटिंग्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो चित्रकारी है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है तथा इसे मूल रूप से बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पेंटिंग स्टाइल है वो सिक्किम से बिलोंग करती है और इसमें बुद्धिज़्म का बहुत ही बड़ा उसमें महत्व है। अब ये जो थंगका पेंटिंग्स है उसकी सरफेस क्या होती है, वो किस पे किया जाता है, तो उसके लिए जो एक कॉटन कैनवास होता है, ठीक है, सूती कैनवास, और उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा वाइट होता है। और इसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं, जो वेजिटेबल्स और मिनरल्स डाइस कलर्स यूज़ होते हैं, और इसमें रंगों का अपना एक अलग से महत्व होता है। जैसे लाल रंग है तो लाल रंग मनोभाव की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी को दिखाता है। जैसे लव है तो बहुत ज़्यादा है, घृणा है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ को ऐसा अधिकतर दिखाने के लिए वो लाल रंग का यूज़ होता है। जैसे स्वर्णिम रंग, ठीक है, जैसे वाइट रंग जीवन या जन्म के लिए, ठीक है, काला रंग वैसे अपने क्रोध वर्णन करने वाला, ठीक है, हरा रंग चेतना को प्रदर्शित करने वाला, वैसे हर एक रंग का अपना ये पेंटिंग में अलग से उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो फिर ये जो पेंटिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो इसे रेशम या जरी वाला जो वस्त्र आता है उसमें उसको फ्रेम कर दिया जाता है। ये सिर्फ आपको थंगका पेंटिंग में ही देखने को मिलेगा। अब ये जो थंगका पेंटिंग है उनके चित्रकला और अर्थ के अनुसार हम इसको 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला प्रकार है वो जन्म से लेकर ज्ञान की प्राप्ति तक के बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला था ये लोग बुद्धिज्म पे बहुत ये पेंटिंग का असर देखने को मिलता है। तो पहला प्रकार कुछ इसी प्रकार है। दूसरा प्रकार अधिक अमूर्त है, यह जीवन और मृत्यु के विषय में जीवन का चक्र सहित बौद्ध विश्वासों को प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रकार ऐसी चित्रकलाओं को प्रदर्शित करता है जिनका इस्तेमाल देवताओं को समर्पण के रूप में अथवा ध्यान के लिए किया जाता है। तो थंगका पेंटिंग के बाद हम बात करेंगे मंजूषा पेंटिंग के बारे में। तो यह कला बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है और मंजूषा आर्ट है उसको कई बार अंगिका आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो अंग का मतलब होता है महाजनपद। और ये जो पेंटिंग्स आप देखोगे तो उसमें स्नेक मोटिव से, ठीक है, नाक का रूपांकन सदैव उसमें किया जाता है, तो उसको हम स्नेक पेंटिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्नेक पेंटिंग कहिए, अंगिका आर्ट कहिए, मंजूषा चित्रकारी कहिए, उसका मतलब जो होता है वो एक ही होता है। और इस पेंटिंग को जूट और कागज़ के डिब्बों पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत में कितने अलग अलग प्रकार की फोक पेंटिंग्स हैं। तो इस प्रकार हमने आज इंडियन पेंटिंग स्टाइल को बहुत डिटेल में कवर किया। तो आपको भी इस पे और ज़्यादा डिटेल में सर्च कर सकते हो।
और आपको भी ये जो पेंटिंग है उसमें से कोई भी पेंटिंग आप बना सकते हो। तो होप आप सबको ये सब डिटेल्स में जान के अच्छा लगा हो। तो आज वर्ल्ड आर्ट डे है, तो आपको भी एक बीइंग एन आर्टिस्ट, ठीक है, हर एक कला अपने अंदर होती है। तो आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको डबल लाइन में लिखना है वर्ल्ड आर्ट डे, और जो वर्ल्ड आर्ट डे आपने लिखा है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपको क्रिएटिवली ये सारी जो मैंने अभी हमने जो कला देखी, ठीक है, इंडियन फोक आर्ट, आप बैकग्राउंड में भी ले सकते हो, वर्ड के अंदर भी ले सकते हो, वैसे आपको क्रिएटिवली एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।